वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है, ये आज हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का। चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पीछे जो आर्टिकल पढ़ा वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स था। आज हमारा आर्टिकल होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो बेटा याद रखें, एनिमल्स भी प्लांट्स की तरह बहुत सारे मेटाबॉलिकल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होते हैं। इसलिए एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेटाबॉलिकल वेस्ट, वो है वाटर। अगर कोई एनिमल जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहे, बेटा ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट्स कम हो, वाटर ज़्यादा हो, अगर कोई एनिमल ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो इट मीन्स कि उस एनिमल की बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर बाहर से इंटर हो सकता है। यानी बाहर वाला इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। जब ज़्यादा वाटर होगा तो बॉडी में वाटर की इंट्रेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब वाटर ज़्यादा आएगा तो बॉडी में वाटर जो है वो नॉर्मल रेशो से क्या हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जो एक्सेसिव वाटर है उसको बॉडी से क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। तो वाटर को रिमूव करेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एंड साल्ट्स को रिमूव करेंगे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। यही बातें याद रखनी है, ये कंट्रा इंडिकेशन पॉइंट्स हैं, ये हम कह सकते हैं ऑपोजिट टर्म्स हैं कि हाइपोटोनिक में वाटर ज़्यादा होता है, हाइपरटोनिक के अंदर वाटर जो होता है वो कम होता है, साल्ट ज़्यादा होते हैं। जब बाहर साल्ट ज़्यादा होंगे तो अंदर भी रिलेटिवली साल्ट ज़्यादा आएंगे, लेकिन बॉडी अपने साल्ट्स कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो आने वाले ज़्यादा साल्ट्स हैं उसको क्या करेगी, रिमूव करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो इन्हेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट है, ये भी मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट है। देखें, रेस्पिरेशन के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है वाटर, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ तक बेटा? ऑक्सीजन इज़ नॉट अ वेस्ट मटेरियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली पर्टिकुलरली एनिमल्स। बेटा प्लांट्स के लिए हो सकता है लेकिन एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। अच्छा याद रखें, नाइट्रोजन जो है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब हमारी बॉडी में आती है तो ये इनर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन आती है 78%। ठीक हो गया। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो 78% ही बाहर चली जाती है। इट मीन्स नाइट्रोजन जितनी आई उतनी बाहर चलेगी। तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड की अगर बात करें तो वो इनर्ट नहीं होते, ये याद रख लेना है। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे अमाइनो एसिड्स हैं ना, उनको तो हम अपनी प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, इनर्ट फॉर्म में होती है, लेकिन बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। बैक्टीरिया की बात करें तो वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट्स की बॉडी में जाती हैं। देन प्लांट्स की बॉडी से जो कंपाउंड्स होते हैं वो एनिमल्स की बॉडीज़ में आते हैं। देन एनिमल जो है उन कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। खैर, इन एनिमल्स नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अब हमारे पास प्रोटीन्स हैं तो उसमें क्या मौजूद होते हैं, बेसिकली अमाइनो एसिड। बेटा अगर देखें, हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था जो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। तो इसमें एक अमाइनो ग्रुप था, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप और एक H ग्रुप। ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये बेसिकली इसमें मौजूद है नाइट्रोजन। देखें, आप लोगों को कहीं पे नाइट्रोजन नज़र नहीं आ रही एक्सेप्ट दिस अमाइनो ग्रुप। इस अमाइनो ग्रुप के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन। यानी अमाइनो इस ग्रुप को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जब हम उसको रिमूव करेंगे इसको क्या बोलेंगे, डी एमिनेशन। आफ्टर डी एमिनेशन दिस अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अब याद रखें, अमोनिया इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड विच इज़ यूरिया। इसी तरह अब देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है, देखें ये पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, अमोनिया। देन यही अमोनिया फिर कन्वर्ट होगा इनटू यूरिया या यूरिक एसिड। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे पास मेनली कितने आ गए, 3, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये वेस्ट है। तो याद रखें बेटा, यहाँ से ना ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना, ये MCQ रिलेटेड आर्टिकल है। ये सारा जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादातर MCQs आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जो हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ की जाएगी। यानी आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि
वेरी हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन आ जाए हमारे पास अमोनिया, क्रिएटिनाइन, क्रीटाइन, टीएमओ। तो हमारे पास बेस्ट आंसर क्या होगा? अमोनिया। ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन in the form of creatinine and trimethylamine oxide प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल, वो क्रिटाइन है और जो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करती है मसल के अंदर। उसके बाद वेरी लेस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्योरिन एंड पायरिमिडीन्स। बेटा प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या है? बोथ आर नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या है एक्चुअली? नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए, नाइट्रोजनस basis in nucleic acid, either DNA either RNA। बस डिफरेंस ये है DNA और RNA की नाइट्रोजनस बेसिस में कि जो थायामीन है वो डीएनए में मौजूद होती है और यूरासिल जो है वो आरएनए में मौजूद होती है। खैर हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे। यानी हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन किस फॉर्म में? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में। लेस अमाउंट किस फॉर्म में? क्रिटाइन, क्रिएटिनाइन, टीएमओ की फॉर्म में। वेरी लेस अमाउंट किस फॉर्म में? प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की फॉर्म में। प्योरिन्स डबल रिंग होती हैं, पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग होती हैं। प्योरिन्स में 2 आ जाती हैं, एडेनिन एंड गवानिन। पायरिमिडीन्स में 3 आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो इनका भी फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी इनके मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होता है उसको देखते हैं। वेस्ट्स ऑफ प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट्स ऑफ प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो हमारे पास बेटा इनके भी मेटाबॉलिज्म से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, एलेंटोइन, ये कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद याद रखें जितने भी एनिमल्स हैं ना उसको हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेस्ट मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड। इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो अमोनिया है ना इसको रिमूव होने करने के लिए, यानी इसको बॉडी से निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है वाटर की। यानी अगर आपके पास 1 ग्राम अमोनिया है, आप उसको बॉडी से रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसीलिए अमोनिया को रिमूव करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और वाटर किस इकोसिस्टम में अवेलेबल होता है? अगर नॉन लिविंग सिस्टम की बात कर लें तो बेटा 3 हैं बेसिकली, एक्वाटिक, लैंड एंड एयर। जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है उसको हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। अब उसमें वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है तो फिशेस बेसिकली फिर क्या रिलीज़ करेंगी? अमोनिया। यानी फिशेस नाइट्रोजन को रिलीज़ करेंगी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर में हमारे पास लैंड इन्वायरमेंट आ जाता है जिसमें मैमल्स भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल वैसे एलिफेंट की डिस्कस की हुई है, लेकिन ह्यूमन की एग्जांपल भी डिस्कस की जा सकती है, जो बेसिकली यूरिया रिलीज़ करेंगे, नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, यानी अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किसमें? बेसिकली यूरिया में। और यूरिया को रिमूव करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है? फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया वी रिक्वायर्ड ओनली 50 ml ऑफ वाटर। देखें तो ये 10 टाइम्स लेस है देन एज कम्पेयर टू those organisms that secrete ammonia in their nitrogenous metabolical waste। अच्छा, याद रखें यहाँ पे एक और टर्म्स याद रख लें, जो अमोनिया रिलीज़ करने वाले एनिमल्स होते हैं ना उनको अमोनियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया रिलीज़ करने वाले होते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड रिलीज़ करने वाले होते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। ये याद रख लेना है। ठीक है, 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को आप लोग समझ लें। बेटा मैंने कहा एक है अमोनियोटैलिक, अमोनियोटैलिक एक्सक्रीट अमोनिया। दूसरे हमारे पास कौन से आए? यूरियोटैलिक एक्सक्रीट यूरिया। तीसरे कौन से आए? यूरिकोटैलिक एक्सक्रीट यूरिक एसिड। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया उसके लिए कितना वाटर चाहिए? 1/500 ml। 1 ग्राम ऑफ यूरिया उसके लिए 1/50 ml। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड 1/1 ml।
तो इट मीन्स हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म में जिस वेस्ट को रिलीज किया जाता है, अगर एमसीक्यू आ जाए आप लोगों को, वो कौन सा होगा? वो यूरिक एसिड होगा। डाइल्यूटेड फॉर्म में जिसको रिलीज किया जाता है वो कौन सा होगा? वो अमोनिया होगा। ये बातें याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज हैं, यहाँ से एमसीक्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? अच्छा, फॉर एग्जांपल बेटा अब लास्ट आ गया था, एयर में रहने वाले बर्ड्स या फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं? नाइट्रोजनस मेटाबॉलिकल वेस्ट को रिमूव करते हैं। हम ये कह सकते हैं जो सीवियरली ड्राई कंडीशंस में रहने वाले एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड जो है उसको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो वो ज़्यादा वाटर रिलीज़ नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्ड ओनली 1 ml वाटर विच इज़ 50 times less than यूरियोटैलिक एंड 500 times less than अमोनियोटैलिक। ये चीज़ें याद रख लेनी है। यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिकल वेस्ट, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अमोनिया की तो कितना वाटर रिक्वायर्ड है? 500 ml। पर्टिकुलरली बात करें अगर यूरिया की तो कितना वाटर रिक्वायर्ड है 1 ग्राम के लिए? 50 ml। और अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड की रिमूवल की बात करें तो कितना होगा? 1 ml। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्वेश्चन एमसीक्यू है, यूरिया इज़ रिक्वायर्ड डैश टाइम्स अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द अमोनिया, ऑप्शन आ जाए 10 times, 20 times, 30 times या 1/10 times। तो बेटा आंसर क्या होगा? 1/10 times, क्योंकि यूरिया के लिए देखें तो 50 ml चाहिए, अमोनिया के लिए कितना चाहिए? 500 ml। अगर आप 500 को 1/10 यानी 500 को मल्टीप्लाई करें 1/10 से, मैं आसान कर दूं तो 500 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर 50 ml आ जाएगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यूरिया इज रिक्वायर्ड डैश अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द अमोनिया एंड डैश अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड। अब देखा जाए यूरिया को इससे कम वाटर चाहिए और इससे ज़्यादा वाटर चाहिए, तो हम कह सकते हैं यूरिया को अमोनिया से लो रिक्वायर्ड है अमाउंट वाटर की और यूरिक एसिड से हाई अमाउंट रिक्वायर्ड है वाटर की। इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज यूँ भी क्रिएट किया जा सकता है, फॉर द रिमूवल ऑफ 50 ग्राम यूरिक एसिड, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज क्रिएट करके दें तो 50 ग्राम यूरिक एसिड एंड 1 ग्राम यूरिया एंड 0.1 ग्राम ऑफ अमोनिया, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड? 10 ml, 20 ml, 40 ml, 50 ml। तो आंसर क्या आएगा? 50 ml, क्योंकि 50 ml में 50 ग्राम ये चला जाएगा, 50 ml के अंदर 1 ग्राम इसका चला जाएगा, 50 ml के अंदर 0.1 ग्राम इसका चला जाएगा। ये चीज़ें याद सकते, इस यहाँ से कैलकुलेशंस हैं, यहाँ से एमसीक्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा साइकिल है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है, वो है यूरिया साइकिल, कैसे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वो एक छोटा सा साइकिल है जिसको डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारे पास आता है वो यूरिया साइकिल। अब इसमें देखें, स्टार्टिंग सब्सटेंस ये है, इट इज़ अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग मटेरियल है साइकिल का। ठीक है, तो इसके साथ सबसे पहले एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं। एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथीन के साथ मिलते हैं और सिट्रोलिन बनाते हैं, और इस वक्त जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सिट्रोलिन सिंथेटेज। जैसे ही सिट्रोलिन बनता है, अनदर अमोनिया आती है फॉर सेकंड नाइट्रोजन, यानी ये दूसरी नाइट्रोजन है के लिए। रीज़न क्या है बेटा? अगर आप लोगों को यूरिया का फार्मूला याद करवा दें तो यूरिया का फार्मूला कुछ यूँ है, C+O NH2, एक माइनर ग्रुप इधर लगा हुआ है, NH2 एक माइनर ग्रुप इधर लगा हुआ है, यानी एक नाइट्रोजन ये, एक ये, तो 2 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। तो एक तो इस अमोनिया से मिल जाएगी, फिर एक या इस अमोनिया से मिलेगी। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट देखें तो सिट्रोलिन जो है वो कन्वर्ट होता है आर्जिनोसक्सिनेट में, और एंजाइम का नाम होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। देन आर्जिनोसक्सिनेट स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, किसमें? एक आर्जिनिन में और दूसरा सक्सिनेट में। ठीक है, इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है आर्जिनोसक्सिनेट लाइसेट, जो क्या काज करेगा? काज करेगा लाइसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, इसकी ब्रेकडाउन काज कर देगा, सक्सिनेट अलहदा हो जाएगा, आर्जिनिन आगे चला जाएगा। देन आर्जिनिन पे एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेज। बुक में सिर्फ आर्जिनेज वाला एंजाइम डिस्कस किया गया हुआ है। ठीक है, बाकी एंजाइम आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आर्जिनेज क्या करेगा? आर्जिनिन से यूरिया निकाल लेगा, फिर आर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑर्निथीन में। तो साइकिल चलता जाएगा। ये जो रिएक्टेंट्स ऐड हो रहे हैं ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होते जाएंगे? यूरिया में। तो इस तरह हम अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यूरिया में। दिस इज़ कॉल्ड यूरिया साइकिल। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप लोग।